सो हेलो गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे हम लोग। तो दो पार्ट्स है हम लोगों के पास, टू डिफरेंट पार्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड समझना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म के समझने से पहले इलेक्ट्रिसिटी समझना पड़ेगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्रिएट हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। और हम लोगों को ये ज़रूर इतने दिन में पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। इंड्यूस बोल रहा हूँ, क्रिएट नहीं बोल रहा हूँ, क्रिएट रॉन्ग वर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है। तो ये हम लोग ये अच्छे से डिटेल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो फिक्स्ड है पोजिशन में, एक सर्टेन पोजिशन में फिक्स्ड है, एक सर्टेन पोजिशन में स्टेशनरी माना गया है। स्टेशनरी मतलब क्या ना, फिक्स्ड है। तो ऑब्वियसली एक चार्ज जो फिक्स्ड है अपने पोजीशन में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और वो चार्ज जो किसी और चार्ज के प्रेजेंस में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन शो कर सकता है, इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो यहाँ से कोई भी एक चार्ज को हम लोग चूज कर लेते हैं। तो Q1 चार्ज को अगर हम लोग चूज करेंगे फ्रॉम ए सोर्स चार्जेस, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज जो हम लोगों ने लिया है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो रिपल्शन शो करेगा। अगर Q1 और अगर सोर्स चार्ज जो तुमने लिया है अगर वो मतलब पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव है, इन शॉर्ट लाइक चार्जेस है, तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। रिपल्शन फिनोमेनन को बोलते हैं रिपेल, मतलब थोड़ा वो वर्ब हो गया। तो रिपेल करेंगे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज एक दूसरे को, अगर दोनों ही लाइक चार्ज है, आइदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल अगर एक Q1 अगर पॉजिटिव है तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर लाइक चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज हुआ मतलब अगर कोई एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ के ऊपर है एक्चुअली, वो है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन कैपिटल Q that is test charge due to small q that is source charge, referring to figure 2। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए कूलम्स लॉ समझना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ क्या है ना, F वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू आर कैप वो डायरेक्शन मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वेक्टर का, ठीक है। तो आर कैप को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, आर कैप इक्वल्स आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। आर वेक्टर क्या है ना, पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, आर डैश वेक्टर क्या है ना, पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज। तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोगों को पहले डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम में फिगर 2 है। तो यहाँ पर ये दोनों चार्ज है, तो आइदर रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे, बट उसका जो मैग्नीट्यूड का जो मतलब मैथमेटिकल जो फॉर्म है कूलम्स लॉ का, वो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको अगर तुम मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा आर कैप लास्ट में आ जाएगा मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड के बाद, क्योंकि वो डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली वेक्टर क्या है, एक मैग्नीट्यूड रहेगा और एक सिंगल डायरेक्शन रहेगा। दो डायरेक्शन एक साथ नहीं हो सकता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में, एक डायरेक्शन होगा। तो ऑब्वियसली वो आर कैप आ जाएगा लास्ट में। और आर कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। आर वेक्टर क्या है ना, पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज, और आर डैश वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज। तो
हम लोगों को पता है कि कैसे वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मतलब इस केस में जो आर कैप दिया गया है उसको हम लोग उसका जो हेड है, जो वेक्टर के हेड है, उसको हमको समझना पड़ेगा कि किस किस तरफ हम लोगों को एरो हेड जो वेक्टर का होता है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, रुक जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग को एरो हेड जो वेक्टर क्वांटिटी में जो देना है वो अच्छे से समझना पड़ेगा किस तरफ देना है हम लोगों को। तो ऑब्वियसली जो क्यू स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, इस केस में जो क्यू पहला वाला जो एरो है मैं दिखा रहा हूँ, जो पहला वाला जो डायग्राम है ए वाला यहाँ पर क्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो आउटवर्ड जाएगा, तो आउटवर्ड उसका वेक्टर लाइन जा रहा है। और क्यू नेगेटिव मैंने क्या कहा था कि वो रेडियली इनवर्ड होता है, मतलब वो इसको मतलब क्यू पॉजिटिव और इसको अट्रैक्ट कर रहा है क्यू नेगेटिव को। ऑब्वियसली ये भी कह सकते हो कि ए वाला क्यू नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी हो वेक्टर क्वांटिटी का साइन हम लोग को ठीक से देना है। ऑब्वियसली यहाँ से आउटवर्ड आएगा तो ये आउटवर्ड जा रहा है और ये उसको अट्रैक्ट करके अपने पास ले लेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम ऐसा होता है। और अगर इसको मतलब चेंज कर दोगे और मतलब उल्टा कर दोगे तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाएगा डायग्राम, और इन दोनों के डिस्टेंस आर है, ठीक है, स्मॉल आर। तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ से एरो निकलेगा और इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब ये तो अट्रैक्शन का केस हुआ। अब रिपल्शन का क्या होगा, रिपल्शन में अगर दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आउटवर्ड जा रहा है, यहाँ पर भी आउटवर्ड जा रहा है और ऐसे रिपेल होगा। वेक्टर लाइंस को हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वेक्टर लाइंस को हम लोगों को ऐसे शो करना है। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम होता है। और अगर रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन तो ऑब्वियसली इन दोनों केस में ही हो रहा है। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रुको, ये नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली हम लोग को अंदर की तरफ लाइंस दिखाना पड़ेगा, बट फिर भी वो दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल का लाइन ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर से कूलम्स लॉ में आएंगे तो डायग्राम हम लोगों ने देखा है कि डिस्टेंस दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में आर है। तो हम लोग को ऐसे वेक्टोरियल फॉर्म में हम लोग को ऐसे शो करना है। और अगर हम लोग वेक्टर नहीं दिखाएंगे तो जस्ट मैथमेटिक्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड, वही सिर्फ हम लोग को लिखना है। मतलब आर कैप को छोड़कर बाकी का जो पार्ट है वही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो और एप्सिलॉन नॉट हम लोग को ऑब्वियसली पता होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है इसको। अगर एप्सिलॉन होगा अगर तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, वो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बन जाएगा। तो उसका एक अलग मैथमेटिकल मतलब इक्वेशन है, मैं अभी दिखाता हूँ। अगर हम लोगों को एक क्वेश्चन में अगर एप्सिलॉन दिया गया है, जस्ट एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो हम लोग को ऐसे लिखना है। ये सब समझना पड़ेगा हम लोगों को कि एप्सिलॉन अगर प्रेजेंट है 1/4 एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का क्या इक्वेशन है, एप्सिलॉन इक्वल्स कापा इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब कापा का वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, हम लोग समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसको बोलते हैं। कापा का वैल्यू जनरली 1 होता है फॉर एयर व वैक्यूम। अगर कापा का वैल्यू कभी भी 1 के नीचे तो नहीं होता है, 1 के ऊपर ही होगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे, और इसको ही कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन अगर दिया होगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, कापा इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का भी एक वैल्यू होता है, वो भी मैं बता देता हूँ और इसको याद कर लेना तुम लोग। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, या तो उसका यूनिट ए भी लिख सकते हो कि कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन और मीटर स्क्वायर दोनों ही डिनोमिनेटर में है। ठीक है, वो न्यूटन के बाद मैंने हाइफन दिया है, उसका मतलब दोनों ही एक साथ डिनोमिनेटर में है, मतलब नीचे है। समझ रहे हो? ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लास 12 में ज़रूर याद रखना पड़ेगा। कभी कभार नीट में मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में दे देते हैं वो लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, बट जेई में नहीं देते हैं। तो ज़रूर इसको याद रखना अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। बोर्ड्स में भी कभी कभार दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ रहे हो मेरी तरह, तो मैं तो पढ़ता था वेस्ट बंगाल बोर्ड में, अभी नहीं पढ़ता हूँ। अभी तो 12 पास करके अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। तो
WBJE करके। तो मैं जब 12 में वेस्ट बंगाल बोर्ड में था तब क्वेश्चन पेपर में वो लोग दे देते थे, बट CBSE में देंगे क्या नहीं देंगे मुझे नहीं मालूम, बट देख लेना, याद कर लेना ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फिगर 1 से हम लोगों ने जो देखा था सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में कि उन दोनों के अंदर ऑब्वियसली आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या तो रिपल्शन हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझेंगे। उसका मतलब क्या है ना, जितना भी मतलब बहुत सारा तो हम लोगों ने सोर्स चार्ज लिया था और टेस्ट चार्ज सिर्फ एक ही लिया था। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर मतलब कैपिटल Q के ऊपर बहुत सारा चार्ज एक साथ मतलब अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो उसको ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट इज़ द सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिपेंडेंट चार्जेस। इसका मतलब F1 वेक्टर अगर उसको एक फोर्स मानेंगे ड्यू टू Q1 तो वो हो जाएगा F1 वेक्टर। F2 वेक्टर मतलब इज द फोर्स ड्यू टू Q2, और Fi वेक्टर मतलब I टाइम्स हम लोग जाएंगे तो QI चार्ज की वजह से जो फोर्स हो रहा है, जो फोर्स एक्सपीरियंस और फोर्स एग्जर्ट हो रहा है कैपिटल Q के ऊपर मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको Fi वेक्टर हम लोग मान लेंगे। अगर हम लोगों ने ये अज्यूम किया तो देन उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं कि टोटल जो फोर्स है इस प्रिंसिपल के मतलब वर्च्यू में हम लोग लिख सकते हैं कि देन टोटल फोर्स F वेक्टर मतलब टोटल F वेक्टर हम लोग अगर मान लेंगे तो F वेक्टर इक्वल्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fi वेक्टर। और हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनली कि F वेक्टर इक्वल्स सिग्मा फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I Fi वेक्टर। और एक्चुअल में हम लोग ऊपर में I नहीं लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको N भी मान सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इक्वल टू 1 लिख कर ऊपर N लिखना चाहिए था, ठीक है, इसको N लिख देना। मैं अभी लिख देता हूँ, रुक जाओ, इसको N लिख देना, ठीक है। तो ये जो इसको कहते हैं सिग्मा, इस समेशन के लिए मैथ्स में तुम लोग 11 में और 12 में ज़रूर सीखोगे, इसको सिग्मा कहते हैं। इस समेशन को मतलब शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए ये बनाया गया है, मतलब एक ग्रीक सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट समेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिग्मा यूज़ करते हैं। तो F वेक्टर इक्वल सिग्मा फ्रॉम समेशन फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू N ऑफ Fi वेक्टर, ठीक है। और अभी फील्ड डेफिनेशन में आते हैं। फील्ड मतलब क्या बोला जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो F वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करते करते हम लोग चले जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोगों ने यही सीखा था कि हर एक चार्ज एक टेस्ट चार्ज के ऊपर अपना अपना फोर्स दे रहा है, उसको उसका टोटल जो सम है उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से F वेक्टर मान ले रहे कि टोटल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज वो है F वेक्टर। तो उसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, तो 1/4πε0 लिख कर Q जो एक कूलम्स लॉ यूज़ करके हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कैपिटल Q और 4πε0 को कॉमन ले लिया है। अंदर समेशन के अंदर जो Q1 Q2 है और जो R1 R2 है उसको सीरीज में कर लिए है, इसलिए समेशन लिख दिया है हम लोगों ने समेशन का सिंबल। और हम लोगों ने जो R1 और R2 का जो कैप मतलब यूनिट वेक्टर है वो भी हम लोगों ने RI कैप करके लिख दिया है। अब इन सब को हम लोग पूरा का पूरा जो समेशन का जो सीरीज़ है और साथ ही साथ जो 4πε0 है उन लोगों को हम लोग एक साथ मिलाकर E वेक्टर लिख सकते हैं। अब E वेक्टर मतलब क्या है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसका पूरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना भी चार्ज है उन सब का मिलाकर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग E वेक्टर लिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर E वेक्टर इज़ द फील्ड, एक्चुअली ये नेट फील्ड है। जितना भी चार्ज है उन लोगों ने जो नेट फील्ड मतलब एग्जर्ट किया है कैपिटल Q के ऊपर, जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर, उसको हम लोग E वेक्टर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और भी सीख सकते हैं कि जो टोटल जो फोर्स है दैट इज F इक्वल्स टू F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर, F इक्वल टू QE, या तो हम लोग कह सकते हैं F इक्वल टू QE वेक्टर, ठीक है। F वेक्टर इक्वल्स QE वेक्टर, ये याद रखना पड़ेगा, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इक्वल्स नेट फोर्स इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इक्वल्स टोटल चार्ज मतलब जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज टोटल चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो एक्सपीरियंस और टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो F इक्वल टू QE याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप नेक्स्ट में आते हैं कि जो फंक्शन ऑफ सोर्स चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज मतलब वो स्मॉल क्यू की वजह से, वो है 1/4πε0 सिग्मा क्यू आई बाई आर आई स्क्वायर, आर आई का यूनिट वेक्टर, मतलब वो वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए यूनिट वेक्टर हम लोग को दिखाना पड़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा, वेक्टोरियल फॉर्म में है। ठीक है, अब चले आते हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं ना, एक बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ऑब्वियसली उसको ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब डिसकंटिन्यूअस तो नहीं सीख रहे हम लोग, कंटिन्यूअस सीख रहे। तो एक बॉडी के ऊपर कैसे चार्ज फैला हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैसे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर वेक्टर डिस्टेंस, जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसका मतलब आर वेक्टर डिस्टेंस में, मतलब आर डिस्टेंस में इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल dq बाई आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, हम लोग एक क्यू लिख रहे हैं, ये है तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इरेगुलर बॉडी है तो कैसे उसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा ना, यही होगा जो इंटीग्रेट करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। हम लोग इजीली नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग छोटे छोटे जो भी चार्ज है, डी क्यू मतलब क्या, डी क्यू मतलब छोटा चार्ज, बॉडी के ऊपर जितना भी छोटा चार्ज है उन सब का जो मतलब इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सबको हम लोग मतलब ऐड करके, मतलब इन शॉर्ट हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो वही तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फ्रॉम दैट एंटायर रेगुलर बॉडी। तो अगर लाइन चार्ज है, मतलब किसी लाइन के ऊपर अगर मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फैला हुआ है, तो वहाँ का डी क्यू का जो वैल्यू होगा वो लैम्डा डी एल हो जाएगा। लैम्डा मतलब लैम्डा कोई एग्जाम में, मतलब एग्जाम पेपर में दिया होगा, या तो इसको हम लोग लैम्डा को यही कहते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर लेंथ। ठीक है, तो चार्ज पर लेंथ उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। तो डी क्यू इक्वल्स क्या होता है ना, लैम्डा इंटू डी एल। तो लैम्डा इंटू डी एल उसको हम लोग डी क्यू कहते हैं। ठीक है, तो चार्ज पर लेंथ कहते हैं लैम्डा को, और उसको अगर लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चार्ज मिल जाएगा हम लोग को। चार्ज का जो रेट है वो डी क्यू बोलते हैं उसको, मतलब डी क्यू मतलब छोटा चार्ज। तो ऑब्वियसली लैम्डा अगर मिल गया तो निकल जाएगा आराम से, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी लाइन के ऊपर कितना सारा चार्ज है उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यही वैल्यू देना पड़ेगा, लैम्डा डी एल। और सिग्मा अगर देंगे तो सिग्मा मतलब क्या है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डी क्यू इक्वल सिग्मा डी ए। डी ए मतलब स्मॉल एरिया के ऊपर सिग्मा के साथ इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिग्मा मतलब क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब हम लोग अगर किसी 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोगों को डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी ए लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूला में। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद आता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को ए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डी क्यू इक्वल्स रो डी वी। डी वी मतलब स्मॉल वॉल्यूम का पार्ट, और रो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आसान बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये इजी है। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वैसा हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है, और मतलब यूनिट देखकर भी तुम्हें पता चल जाएगा। लैम्डा का ऑब्वियसली मतलब मैंने चार्ज पर यूनिट एरिया कहा था, तो लैम्डा का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा तुम्हारा कूलम पर मीटर, और सरफेस के लिए हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और मतलब वॉल्यूम के लिए हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो यूनिट देखकर भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा दिमाग खुला रखना तो आराम से हो जाएगा, ओपन माइंडेड रहना है एग्ज़ाम के टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईजी चीज़ है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये जो टर्म है ये सब तुम लोगों को अभी नहीं सीखना है, ये बीटेक में है, बीटेक फर्स्ट ईयर में है, ये सब मत सीखना। मैं जो सिखाने वाला हूँ वो ये वाला डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है। ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है, तो ई वेक्टर ऐसा होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये ई वेक्टर का वैल्यू है मतलब वेक्टोरियल फॉर्म में है।
तो ये भी तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाता है कि टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, वाई। इसका जो सिंपल जो आंसर है, कोई और कुछ आंसर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आंसर यही है कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या हम लोग जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते किसको है। हम लोगों ने 9th ग्रेड में या तो 8th ग्रेड में सीखा था ये हम लोगों ने, कि ये हम लोगों ने लर्न किया था कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसा एक क्वांटिटी है जिसका मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, एंड ए डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ओनली वन डायरेक्शन। तो अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस कर जाएंगे तो उस पॉइंट में, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पॉइंट में उस सेम इलेक्ट्रिक चार्ज का दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या एक ही डायरेक्शन होता है। मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट में मान लो कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गया, ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, उसके बाद अच्छे से समझ जाओगे। ये मैंने एक क्यू चार्ज लिया है, कैपिटल क्यू, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर देख लो ये मतलब डायग्राम थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस पॉइंट में, फॉर एग्जांपल ए वाला जो क्रॉस का जो पॉइंट है, ए वाला, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज को लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये मतलब हो जाएगा कि इस चार्ज का दो तरफ डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसा तो नहीं हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो तरफ नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही तरफ होगा और क्रॉस भी नहीं करेंगे वो लोग, समझ रहे हो? ठीक है, तो दो डायरेक्शन एक साथ नहीं हो सकता है, इसका मतलब थोड़ा डेफिनेशन ही अलग हो जाएगा, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली दैट्स नॉट पॉसिबल। वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, इसलिए इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, यही सिर्फ तुम्हारा आंसर है। इसको इंग्लिश में एक दो सेंटेंस में बना लेना, और 2 मार्क्स का होगा तो ऑब्वियसली तुम लोग डायग्राम, एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मतलब ड्रॉ कर देना, तो फुल 2 मार्क्स तुम लोग को मिल जाएगा। अगर वो 1 मार्क का हुआ तो जस्ट 2 सेंटेंस या तो 1 सेंटेंस में ही छोड़ देना, लिखकर इंग्लिश में बनाकर लिख देना इसी बात को, और कुछ नहीं ऐड करना, यही तुम्हारा आंसर है।